कि रिजेक्शन कहाँ होती है, प्रोसेस क्या है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है और आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है जिससे कि रिजेक्शन ना हो। तो आपके स्क्रीन पे जो अभी ये क्यूसी पोर्टल दिख रहा है, ये एक ऐसा हमारे पास पोर्टल होता है। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो ऐसा हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है। लेफ्ट साइड में रेसिडेंट का फोटो है, उसके नीचे उसका डेमोग्राफिक डिटेल्स है, सेंटर में आप जो टैब्स में जो आप रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो आता है, राइट साइड में हम उसको एरर कैटेगरी में मार्क करते हैं। अगर सब कुछ सही है तो करेक्ट, अगर किसी भी एरर में वो फॉल कर रहा है तो हम उसको उस एरर कैटेगरी में मार्क करेंगे। दिस इज हाउ अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द क्यूसी विल गो ऑन। ठीक है, मैं इस चीज को क्यों दिखा रहा हूं, आप ऊपर देखिए फोटो, HOF, POI, POA, POR एंड POB, ये आपके पास 4 से 5 टैब है। आप लोग क्या करते हैं कि जब कोई न्यू इनरोलमेंट होता है, मान लीजिए किसी ने स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट दिया, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर POI, POA एंड POB, राइट? वैलिड है? यस और नो? अब आप क्या करते हो कि किसी एक टैब में उस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर देते हैं, रिमेनिंग टैब को आप छोड़ देते हैं फॉर द न्यू इनरोलमेंट। हमारे पास क्या होता है, वो एक टैब में हमारे पास POI आ गया, हम जब दूसरे टैब में गए तो POA है ही नहीं, POB है ही नहीं, हम क्या करें उसको? फिर अल्टीमेटली वी हैव टू रिजेक्ट दैट पैकेट, हमको उसको अल्टीमेटली रिजेक्ट करना पड़ता है उस इनरोलमेंट को। मैं इसको क्यों आपको बार बार ध्यान दिला रहा हूं, क्योंकि आप जब भी कोई इनरोलमेंट करो, कोई भी न्यू इनरोलमेंट हो, अगर एक ही डॉक्यूमेंट सारे टैब्स में एप्लीकेबल हो रहा है तो आप उसको उतने बार स्कैन करके उतने टैब्स में आप अपलोड करो। एक मिनट, क्वेश्चन से बाद में लेंगे। इसमें आपका जब आप सारे टैब्स में जब तक आप नहीं दोगे तो हमें ना टैब वाइज डिसीजन लेना होता है। किसी भी एक टैब में अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट गलत होगा और उसमें जैसे ही हमने कोई एरर मार्क किया, आपका ओवरऑल जो पैकेट है वो रिजेक्ट हो जाता है। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। आपको ये शायद फील्ड में नहीं समझ में आती होगी, बट दिस इज द रियलिटी। हमें क्या होता है कि हमारे डेटाबेस में हमारे ईच POI, POA, POR के अगेंस्ट में हमारा एक रिपोजिटरी स्टोर होता है, जिसको आप CIDR बोलते हैं, सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी। अगर हमने किसी एक POI डॉक्यूमेंट में आपने सारा डॉक्यूमेंट स्कैन कर दिया जो कि POA के लिए भी एप्लीकेबल है, POB के लिए भी एप्लीकेबल है, तो कल को अगर मैंने न्यू इनरोलमेंट सेग्रीगेट करके मैंने डेटा निकाला डेटाबेस से, तो हमारे पास सिर्फ उस इनरोलमेंट आईडी का POI आएगा। उसके साथ क्या POB लगा हुआ है, क्या POA लगा हुआ है, हमें नहीं पता चलता। एंड एट द एंड जब आप बोलते हो कि ये रिजेक्शन हो गया या RO हमें रिक्वेस्ट भेजते रिजेक्शन एनालिसिस कीजिए, इसका क्यों रिजेक्ट हुआ, हमारे पास वो डेटा नहीं होता, क्योंकि आपने एक ही टैब में सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। न्यू इनरोलमेंट में आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 99.6% पॉपुलेशन इंडिया में सबके पास आधार है, और जो न्यू इनरोलमेंट है वो मेजरली 0 to 5 ईयर्स के लिए ही है। अगर अभी भी कोई ग्रेटर देन 18 ईयर्स के पास आधार नहीं है और वो इनरोलमेंट के लिए आ रहे हैं, तो आप उस चीज का ध्यान रखेंगे कि उनका एक एक डॉक्यूमेंट POI, POA एंड POB सब कुछ वेरीफाइड होना चाहिए। एक जगह भी अगर आपको सस्पिशियस अगर लग रहा है तो आप उसका इनरोलमेंट नहीं करेंगे, स्पेसिफिकली फॉर द न्यू इनरोलमेंट। कोई लीनियंसी नहीं, कोई लीवरेज नहीं, आप डॉक्यूमेंट लेके आइए तभी हम उसको इनरोल करेंगे, फॉर स्पेसिफिकली फॉर द न्यू इनरोलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ ग्रेव एरर्स है जो स्टार्टिंग से कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। DOE 1 क्या होता है, DOE 2 क्या होता है, बायोमेट्रिक एरर्स क्या होते हैं। तो ये कुछ आपके ग्रेव एरर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको पेनलाइज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपका सस्पेंशन जो भी 10,000 15,000 की पेनल्टी लगती है। ये जो आपके एरर कैटेगरीज हैं, इस एरर कैटेगरी में जब भी आपके कोई पैकेट रिजेक्ट होती है वो उसको ग्रेव एरर माना जाता है। मिसिंग डॉक्यूमेंट, फोटो ऑफ फोटो, एज मिसमैच, फिर आपका चाइल्ड फोटो मिसमैच, ये जितने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो जितने आपको एरर्स दिख रहे हैं ये सारे ग्रेव एरर्स होते हैं। आप चीज को पहले समझिए। आपको जब आप फील्ड में इनरोल करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये चल जाएगा,
चल जाएगा और कल को अगर उसका डेटाबेस मैंने निकाला तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। आप इस सीरियसनेस को समझो। आप 136 करोड़ पॉपुलेशन का अगर आप बोलोगे कि इसका ये डॉक्यूमेंट लगाते हैं चल जाएगा, कभी कभी चल भी जाता है, शायद हमसे मिस्टेक हो जाती है या जो आपका सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, उससे मिस हो जाती है, शायद कभी कभी निकल जाता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के आधार ना बने जिसमें कि या तो डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है, गलत डॉक्यूमेंट अटैच है, या फिर कोई एरर किया हुआ है। इंटेंशनल हो नॉन इंटेंशनल हो डजंट मैटर, बट गलत आधार अपडेट या इनरोल नहीं होना चाहिए। पता है ना आपको कि आधार को हम क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, पता सबको? आइडेंटिटी प्रूफ तो है। जहां भी आप जाते हो सब जगह आधार मांगते हैं। हम नहीं बोलते कि आप आधार को सब जगह वैलिड मानो, बट वो आधार लेते हैं। क्यों लेते हैं? कोई आंसर बता सकता है? नहीं, बायोमेट्रिक तो है। बायोमेट्रिक तो ऐसे भी आप कहीं जाओगे तो वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। डुप्लीकेसी, ठीक है। डुप्लीकेसी पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने अगर HOF बेस्ड इनरोलमेंट करवाने के लिए मैं आया हूं, ठीक है, मेरे पास एक रेसिडेंट रहता है, मैं HOF उसका इनरोल करवाने आया हूं, क्या आप आधार उसका वेरीफाई करते हो कि ये लेटेस्ट है या पुराना है? कोई करता है? कैसे करोगे? अभी डिसेबल हुआ सर, वेरीफाई आधार डिसेबल हुआ, बट आप नहीं कर पाते हो ना अभी। अगर वो हो सकता है कि किसी पुराने एड्रेस पे वो अपना आधार लेके आ रहा है, आप उसी आधार पे HOF बेस्ड इनरोलमेंट कर दोगे। शायद हो सकता है उस एड्रेस पे वो रेसिडेंट रहता भी ना हो, लेकिन किसी और का आधार उस एड्रेस पे बन गया। और HOF तो हमने कभी एज लिमिटेशन पे नहीं लगाया, HOF तो कोई भी कर सकता है। आप चीजों को सीरियसनेस को समझो। जो एक छोटा सा गैप है जिसके लिए हमने रेसिडेंट को बोला है कि नहीं ये एक फैसिलिटी हमें रेसिडेंट को देनी है, उस फैसिलिटी का कहीं गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और इसी तरीके से होता है। आपके पास कोई आधार लेके आता है, आपको पता ही नहीं होता वो अपडेटेड है, पुराना है, कितने साल पुराना है, फर्स्ट आधार है, और आप उसमें देखकर मैन्युअली उसका एड्रेस इनपुट कर देते हो। हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड पे इनरोलमेंट हो गई, वो हेड ऑफ द फैमिली उस एड्रेस पे रहता है नहीं रहता है मुझे नहीं पता, बट किसी और का आधार उस पे बन गया, बन जाता है ना, ऐसी यही प्रोसेस है ना। तो ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इसको हमें ध्यान में रखते हुए जो न्यू इनरोलमेंट्स है उस पे स्पेसिफिकली स्ट्रिक्ट रखना है। एक भी डॉक्यूमेंट जहां पे आपको लगे कि ये प्रॉब्लम है या कुछ मिस्टेक्स है या ओवरराइटिंग किया हुआ है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये नहीं कि हाँ बहुत दूर से आए हैं तो उनका कर देते हैं, वो दोबारा आ सकते हैं, लेकिन कल को अगर कुछ गड़बड़ हो गया ना तो उनके साथ साथ आप भी जाओगे, फंसोगे साथ में। इसलिए ऐसा काम ही नहीं करना है न्यू इनरोलमेंट में कि किसी को भी ऐसा फील हो कि नहीं आधार ये गलत बन गया है, हमने कुछ डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, उसका तो लिमिट ऑलरेडी एक्सीड कर गया, अब वो हर एक रीजनल ऑफिस घूम रहा है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ का एक ही लिमिट था, वो भी मैंने अपडेट करवा लिया है क्योंकि इनरोलमेंट ऑपरेटर की गलती थी, अब हम क्या करें। और एक्सेप्शन हैंडलिंग इज लिटरली एन एक्सेप्शन प्रोसेस। बहुत हेडेक है और इतने आसानी से आधार नहीं बनता। शायद कुछ लोगों को पता होगा कि एक्सेप्शन प्रोसेस बहुत क्रिटिकल है और इतने आसानी से कोई भी रीजनल ऑफिस उसको अप्रूव नहीं करते। जो आप नेम चेंज या किसी के फादर्स का नेम को पिक कर लेते हो, किसी के मिडिल नेम पिक कर लेते हो, और कोई भी एक POI डॉक्यूमेंट लगाता है जिसमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है, और उस रिलेशनशिप स्टैब्लिश की वजह से आप उसका POI मान के उसका नेम अपडेट कर देते हो। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल सिनेरियो। ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए। आप ये मत समझिए कि मुझे एक सर्विस है, मैं एक सर्विस दे रहा हूं और उस सर्विस देने के बाद माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तब तक खत्म नहीं होती है जब तक उसका सही आधार नहीं बनता। ये देख लीजिए, अगर आप लोग के पास फोन है आप इसका फोटो खींच लीजिए। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल जो आपका इंफॉर्मेशन है कि DOE 1 क्या होता है, DOE 2 क्या होता है, बायोमेट्रिक क्या होती है, बायोमेट्रिक एरर 2 क्या होता है। ये सारे एरर्स का आप एक फोटो खींच लो, अपने पास रेफरेंस के लिए आप रख लो।
ये एरर कैटेगराइजेशन है, जिसमें आप जिस भी एरर में आप जैसे मार्क होगे उसके अकॉर्डिंग ये आपकी पेनल्टी लगेगी। अब ये कुछ कॉमन सिनेरियोज है, शायद आपको ऊपर से या पीछे वालों को नहीं दिख रहा होगा। ये DOE 1 के कुछ सिनेरियोज हैं, DOE 2 के कुछ सिनेरियोज हैं। DOE 1 में आपका फ्रॉडुलेंट आता है, मिसिंग आता है, जो डॉक्यूमेंट बेस्ड एरर होते हैं। DOE 2 में आपका इनवैलिड डॉक्यूमेंट आता है, डेमोग्राफिक एरर आता है एंड पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट आता है। DOE 1 मार्क होते ही आपको पता है किस तरह की पेनल्टी होती है। DOE 2 में थोड़ा सा कम पेनल्टी है, बट उसमें भी पेनल्टी है। तो ये जो सिनेरियोज है, इस सिनेरियोज में हम आपका डेटा क्वालिटी चेक करते हैं। रिसेंटली एनरोलमेंट ऑपरेटर गाइडलाइंस, उसके साथ साथ QC मैनुअल गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट दोनों ही अपडेट हो रहा है, क्योंकि अभी जितने सिनेरियोज आ रहे हैं, हमें जो फील्ड से जो इनपुट मिल रहा है उसमें ऐसे ऐसे सिनेरियोज आ रहे हैं कि जिसमें लोग इजीली बहुत कुछ कर लेते हैं, और कल को हमें पता चलता है तब जब कोई ग्रीवेंस आता है, कोई इशू रेज करता है, कोई मिनिस्ट्री से कोई कॉल करता है कि नहीं भाई आपने तो ऐसा रूल बनाया, इसकी वजह से ऐसा आधार अपडेट हो गया। एक का क्वेश्चन था शायद फुल नेम चेंज का। फुल नेम चेंज पे मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। हमने बोला फुल नेम चेंज हम गैजेट नोटिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट करेंगे अलोंग विथ ओल्ड नेम POI डॉक्यूमेंट विथ फोटोग्राफ्स। यही है, यस और नो? अब पुराने नेम के POI डॉक्यूमेंट में गैजेट आपका ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी हो सकता है ना? क्यों? हमने तो कहीं स्पेसिफिक नहीं लिखा। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट हमने क्या लिखा है? फुल नेम चेंज के लिए हमें एक गैजेट नोटिफिकेशन चाहिए जो कि नए नाम का होगा। पुराने नेम का हमें कोई एक POI डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें उसका फोटोग्राफ होगा। यही मांगा ना हमने। पुराने नेम का तो आपका स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी कोई लेके आ सकता है, तो फिर तो वही प्रॉब्लम हो गई। हमने चीजों को ठीक करने की कोशिश की, फिर किसी ने एक लूप होल निकाला और फिर वो ऐसे इस तरह के काम करने स्टार्ट कर दिए उसने। आप स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट पुराने नेम का POI डॉक्यूमेंट आप नहीं लेंगे। उसको छोड़ के लिस्ट में जितना भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो आप एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ओल्ड नेम का POI डॉक्यूमेंट में स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट कंसीडर नहीं होगा। ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे फर्स्ट में है जेंडर फोटो मिसमैच। इनरोलमेंट ऑपरेटर ने गलती से या इंटेंशनल या नॉन इंटेंशनल, आई डोंट नो, हमें नहीं पता चलता कि वो जानबूझ के कर रहा है या गलती से हो गई है, बट यहाँ पे फोटो किसी मेल का है और वहां पे इनपुट अब मेरे पास मैसेज आया फीमेल। हम इसको क्या करें? हम अगर इसको DOE 1 में मार्क करेंगे तो आप सस्पेंड हो जाओगे, पेनलाइज हो जाओगे, बट वी आर फोर्स्ड टू डू दो। हमें वो करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर जेंडर फोटो मिसमैच है देन दिस इज अ DOE 1, दिस इज अ ग्रेव एरर। सेकेंड है एज फोटो मिसमैच। यहाँ पे जो फीमेल है उनका फोटो देख के लग रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 ईयर्स होगा मैक्स। एज जो मेरे पास आया है वो है 81 ईयर्स। तो आपको लगता है कि आप गलतियां नहीं करते हो, मैं बस आपको सिनेरियोज दिखा रहा हूं कि मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं और मुझे कोई बोलता नहीं कि आप इतने रिजेक्शन क्यों करते हो। आई एम फोर्स्ड टू डू सो। मैं क्या करूं ये सब सिनेरियोज का? कैसे पास करूं मैं इसको? आई नो कि आप भी एक इकोसिस्टम पार्टनर का हिस्सा हो, आपके बिना आधार नहीं चलेगा, आई नो, बट अगर ऐसे सिनेरियोज मेरे पास आता है तो मुझे वो रिजेक्ट ही करेंगे, वो भी DOE 1 में। थर्ड है आपका फोटो ऑफ फोटो। सी अब क्लियर देखो, फोटो ऑफ फोटो खींचा हुआ, रिफ्लेक्शन आ रही है फोटो की। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, ह्यूमन फोटो मिसिंग, देखो कुछ भी फोटो डाला हुआ है वहां पे। अगर इस पे आधार बन जाता है तो फिर से कल को वही होगा कि हनुमान जी का फोटो आधार बन गया, भगवान का आधार बन गया, किसी और का आधार बन गया, फिर आप हंसोगे बोल के ये कि देखो किसी का भी आधार बन जाता है।
क्यों बन जाता है? क्योंकि हम ही गलती करते हैं। वो शायद हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए और आपने उसको हमें फोर्सफुली भेजा कि आप इसको देखो, हमसे मिस हो गया और वो जनरेट हो गया। अब ये देखो बर्थ सर्टिफिकेट है, ये किसी ने फोटो और पीओबी टैब में बर्थ सर्टिफिकेट दिया है। बर्थ सर्टिफिकेट में जो रेड से सर्कल किया हुआ है वहां पे किसी ने मशीन से टाइप करके ओवरराइट किया हुआ है। शायद आप उस रेसिडेंट को जानते होंगे, आप उसको जानते हो कि इसका डेट ऑफ बर्थ यही है। हमें क्या पता कि वो रेसिडेंट कौन है और वो फ्रॉड करना चाह रहा है कि वो सही करना चाह रहा है। अगर हमने इसको पास किया तो हमारे रेपोजिटरी में यही डॉक्यूमेंट स्टोर होगा। कल को अगर कोई क्वेश्चन किया तो बोला कैसे एनरोलमेंट ऑपरेटर्स हैं आपके, कैसे क्यूसी की टीम है आपकी जो ऐसे पास कर देते हैं। अगर कहीं ओवर राइटिंग है तो आप रेसिडेंट को बोलिए कि जिस डॉक्यूमेंट को आप लेकर आए हैं उसके जो ऑथराइज्ड जो आपके एडवाइजरी हैं वो वहां पे साइन कर दें, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई भी लिख देगा कहीं पे तो हम उसको क्या पता चलेगा कि वो वेरीफाइड है या नहीं है। व्हाइटनर यूज्ड इन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, क्या जरूरत है? कितना महंगा स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट डाउनलोड करना? फ्री है ना वेबसाइट से डाउनलोड करना, तो डाउनलोड करके दोबारा भर लीजिए। व्हाइटनर क्यों लगाना? और उसको आप एक्सेप्ट भी क्यों करते हैं, क्यों भेजते हैं हमारे पास? सर्टिफाइड डिटेल्स में पूरा ओवर राइटिंग करके दोबारा लिखा हुआ है। सेम एरर्स, व्हाइटनर, ये पीओआर डॉक्यूमेंट, आई डोंट नो कौन सा डॉक्यूमेंट है। ये देखो क्या है ये? आधार बनवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? आप ये देखो, आपने सिलेक्ट किया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। ठीक, डॉक्यूमेंट क्या है? कोई पब्लिक माध्यमिक विद्यालय है, उसमें एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, साइन किया हुआ है, और ये डॉक्यूमेंट हमारा अप्रूव्ड लिस्ट में हम मानते भी नहीं है इसको। आप उसको भेज देते हो कि शायद कोई पास कर दे या चला देगा इसको। आधार में आधार देते हैं आप। मैं आधार का एड्रेस देके आधार का एड्रेस कैसे अपडेट करूं? अब देखिए ये एक वैलिड केस है, मैंने इसको क्यों रखा है यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट जब बनता है बच्चे का, उसमें उसका नामकरण नहीं होता, और बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आरजीआई इशू करता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। उस समय नाम नहीं होता है तो वो क्या करते हैं कि उस जगह को ब्लैंक छोड़ देते हैं और बाकी रिमेनिंग इंफॉर्मेशन भर देते हैं, इसलिए कि कल को अगर आपका नाम हो जाता है, नामकरण कर दिया जाता है, तो आप आके अपडेट करवा लीजिए। इन्होंने क्या किया, खुद से ही नामकरण करके लिख दिया और वो आपने स्कैन करके भेज दिया, आपको भी लगा कि हाँ सही है, यही तो नाम है, भेज दो। अब आप किसी का यूपीआई पेमेंट करोगे, उसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से निकाल के स्क्रीनशॉट भेज दोगे आप, और कैसे आप उसको एक्सेप्ट करते हो आई डोंट नो। ये कॉमन एरर्स था जो मेरे पास आते हैं, उसके कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा दिए थे। इसके अलावा अब मैं आपके रिजेक्शन पे बात करता हूं। आपके पैकेट मैक्सिमम टाइम रिजेक्ट होता होगा, टेक्निकल एरर। आई नो द पेन जो है ग्राउंड में, मुझे पता है। डेटा प्रोसेस एरर, नो डिस्क्रिप्शन,
रीजन नॉट फाउंड, पैकेट डेटा इनवैलिड, यूआईडी इनएक्टिव, टेक्निकल इश्यूज। आप आरओ को अप्रोच करते हो कि इसका मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैसेज कोड निकाल के दो, क्यों हुआ ये? कभी अप्रोच किया आपने? कल मैं टेक सेंटर से आया हूँ बेंगलोर से, और मैं वहाँ पे स्पेसिफिकली ये सारे रिजेक्शन कोड के साथ साथ जो एमडीडी प्रोसेस होता है, मैनुअल डीडुप्लीकेशन। देखिए हमारा सिस्टम एक सेडा से बना हुआ है। आप जो भी पैकेट आप यहाँ से भेजते हो वो हमारे एक सेडा में आता है। सेडा से 14 स्टेजेस हैं, वो घूम के वापस से सेडा में आता है, उसके बाद वो आधार जनरेट होता है। सेडा से पहले एक प्री सेडा होता है, जहाँ पे कि अगर आपका मान लीजिए डॉक्यूमेंट आपने स्कैन किया, अपलोड किया, लेकिन वो हमारे पास नहीं पहुँचा, तो वो प्री सेडा में रिजेक्ट हो जाएगा। उसका मैसेज कोड जाएगा पैकेट वाज रिजेक्टेड इन प्री सेडा फ्लो। सेडा इतना टेक्निकल मत जाओ आप। तो ये जो रिजेक्शन है वो सेडा से पहले होता है। अब आते हैं सेडा पे। सेडा के बाद जो पैकेट स्टार्ट होती है, बेसिकली पैकेट की जर्नी सेडा के बाद स्टार्ट होती है। आप चीज को समझो, यहाँ ये जो प्रोसेस है ना, इससे आपको समझ में आ जाए कि आपकी गलती कहाँ होती है। सेडा के बाद वो पैकेट अलाइन होता है क्यूसी में जाने के लिए। क्यूसी में टोटल 5 स्टेजेस है। न्यू इनरोलमेंट के लिए डीडीसी, उसके बाद स्मार्ट क्यूसी, देन न्यू इनरोलमेंट, अगर एक्सेप्शन है तो बायोमेट्रिक एक्सेप्शन, एंड देन उसके बाद वो क्यूसी से आउट होता है। किसी भी एक जगह पे पैकेट सस्पिशियस लगा, कहीं ना कहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा अंडर द मैनुअल डेटा क्वालिटी चेक। दिस इज द रिजेक्शन कोड ऑफ क्यूसी। इसको छोड़ के अगर कोई भी रिजेक्शन है दैट इज नॉट रिलेटेड टू द क्यूसी, ऑल आर रिलेटेड टू द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ द सेडा। क्यूसी से निकलता है, उसके बाद जाता है वो मेटा डेटा वैलिडेशन में। आप पूछो मेटा डेटा वैलिडेशन क्या होता है? आपका ईसीएमपी क्लाइंट वैलिड है नहीं है, एनरोलमेंट ऑपरेटर वैलिड है नहीं है, आपने जहां से सिंक किया उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैलिड है नहीं है, आपने जीपीएस एक्टिव था, इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, जो जितने इंफॉर्मेशन आपसे फील्ड से रिलेटेड है, क्लाइंट से रिलेटेड है, वो मेटा डेटा वैलिडेशन में होता है। तो क्यूसी के बाद भी इट्स अ चांस कि जहां पे आपका पैकेट रिजेक्ट हो जाए, दैट इज अ मेटा डेटा वैलिडेशन। उसके बाद होता है ओएसआई, ऑपरेटर सुपरवाइजर इंट्रोड्यूसर वेरिफिकेशन। अगर वहां पे किसी का सस्पिशियस लग गया, वहां पे भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है बायोमेट्रिक, जो एमडीडी है, मैनुअल डीडुप्लीकेशन। वहां पे आप जो फिंगर, आइरिस और फेस, ये जो भी आप स्कैन करते हो, इसका एक स्कोर आता है हमारे पास। मैंने रिसेंटली जो कल मैंने देखा, वो मेरे लिए मतलब शॉकिंग था कि किसी ने ऐसे आप स्कैन करते हो कि 4 फिंगर मैंने यहां से लिया, उसको ऊपर मैंने फिर से 4 फिंगर उस रेसिडेंट का लगा के दे दिए। ये मैंने आंखों से देखा कि ऐसे पैकेट वहां पे आते हैं। आप क्या करते हो? स्कैनर ठीक से साफ नहीं किया आपने, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो कंटिन्यू उसी पे फिंगरप्रिंट आप ले रहे हो। धीरे धीरे उसका स्कोर कमता जाता है और बायोमेट्रिक मैचिंग में वो रिजेक्ट हो जाता है। अब जो बायोमेट्रिक हमारे पास दिखता है, आइरिस एग्जैक्ट बहुत अच्छे से दिखता है। आपको लगता होगा ना कि शायद छोड़ दो कोई बात नहीं, हाँ, जो फोर्सफुली की बात चल रही थी, फोर्सफुली कभी भी आप नॉर्मल रेसिडेंट का मत कीजिए। एक्सेप्शन केसेस में कीजिए, जहां पे रेसिडेंट 60 ईयर से एबव है, जिनका बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं कर पा रहे, या बच्चा है और वो 0 to 5 के बीच में आधार बना और उसके बाद वो 5 ईयर के अंदर में ही आधार अपडेट करवाना चाहता है। उस सिनेरियोज में बायोमेट्रिक ठीक से नहीं मैच होती, तो वहां हमें फोर्सफुली देना पड़ता है। लेकिन जो नॉर्मल रेसिडेंट है, जो 30 साल का है, 20 साल का है, 40 साल का है, उसकी बायोमेट्रिक सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट वहां पे जब आप फोर्सफुली डालते हैं ना, तो एमडीडी में वो दिखता है कि ये फोर्सफुली डाला हुआ है और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, और उसका स्कोरिंग होता है 2, 3, 17, 19 आउट ऑफ 100, वो वहां रिजेक्ट हो जाता है। आप सिस्टम के ना कॉम्प्लेक्सिटीज को समझो कि 136 करोड़ पॉपुलेशन के डेटाबेस को संभालना इतना आसान नहीं है। और ये जो जितने स्टेजेस हैं, ये सारे स्टेजेस मैनुअल भी हैं और ऑटोमेटेड भी हैं। कहीं ना कहीं तो एक पैकेट फंसी जाता है। अब
अब आप ऐसा मान लो कि मैंने अगर ये इस कोड में रिजेक्ट किया कि आपका लेफ्ट फिंगर का, लेफ्ट हैंड का जो फर्स्ट फिंगर है वो मैच नहीं किया ओरिजिनल आपके फिंगरप्रिंट से, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। ये मैं रेसिडेंट को अगर मैसेज भेजूं तो रेसिडेंट क्या बोलेगा कि मुझे इससे क्या मतलब है? ये आपकी परेशानी है, ये हमारी परेशानी है। दिस इज नॉट ए रेसिडेंट हेडेक। वो वहां पे टेक्निकल इश्यूज, डेटा प्रोसेस एरर, वो वहां पे उस तरह के कैटेगरी में रिजेक्ट होते हैं। आप ऑफलाइन इनरोलमेंट कर रहे हैं, जैसे ही आपने सिस्टम सिंक किया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपका इंटरनेट चला गया। जो आप पैकेट बोलते हो, जो ईआईडी बोलते हो, वो ईआईडी प्री सेडा के बाद बनता है, जहां पे आपका डॉक्यूमेंट, उसका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, आपका क्लाइंट वर्जन सब कुछ मिल के एक 14 डिजिट का एक ईआईडी बनता है। वो ईआईडी बन नहीं पाया, टेक्निकल एरर। मैं समझाऊं कि कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं आया या क्या नहीं आया, कैसे नहीं आया, कैसे समझाऊं मैं? और रेसिडेंट को उससे मतलब भी नहीं है। ये सारी चीजें जो है बाहर से देखने में बहुत इजी लगता है, बट जब आप सिस्टम में जाओगे, आपको अगर हैंडल करने के लिए दिया जाएगा ना, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। बाहर से तो ठीक है, 14 डिजिट का आधार है, तो 14 डिजिट के आधार को मेंटेन करने के लिए सोचो आप कितने रीजनल ऑफिस हैं, कितने एक टेक सेंटर है और कितने रिसोर्सेस काम कर रहे हैं। यहां से जब पैकेट एमडीडी से निकलता है तो जाता है आपका एफएमएस सिस्टम में, दैट इज अ फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम। यहां पे कुछ पैरामीटर सेट है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, वहां पर पैरामीटर सेट है। इस पैरामीटर में अगर आपका पैकेट फॉल किया तो रिजेक्शन कोड आएगा, ईआईडी फाउंड एज अ फ्रॉड एंड रिजेक्टेड। ऐसे टोटल 432 मैसेजेस हैं, रिजेक्शन के, एक्सेप्टेंस के, किस तरह के रेसिडेंट को मैसेज जाना चाहिए, किस तरह से इनरोलमेंट ऑपरेटर को मैसेज जाना चाहिए, उसमें भी अभी हम काम कर रहे हैं कि आपके पास ही मैसेज जाए। तो ये सारे जो टेक्निकल चीजें हैं, ये आपको ग्राउंड पे नहीं पता होता। आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास एक इनरोलमेंट करना है या अपडेट करना है, आया रेसिडेंट, जानकार ही होता है, कर देते हैं। जानकार भी हो तो बोल देते हैं कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 85 रुपया तो जाएगा, 100 रुपया तो जाएगा। आप ये देखो कि अगर वो रिजेक्ट हो गया, अगर डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवा रहे हैं तो लिमिट गई, नेम अपडेट करवा रहे हैं तो भी लिमिट गई। लिमिट से याद आया, बर्थ सर्टिफिकेट जो एक्सेप्शन केसेस जो हमने लिखा है यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में, इसमें कहीं हमने ये नहीं लिखा है कि हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। दैट इज अ स्मॉल मिस। ये लिखा हुआ डिक्लेरेशन चाहिए। अब आप लोग क्या करते हो ना, डिक्लेरेशन ही सीधे भेज देते हो। डिक्लेरेशन के साथ हमें वो बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो वो जाएगा एक्सेप्शन में, वो क्यूसी पास होगा, उसको रीजनल ऑफिस वहां से उसको पिक करेंगे और वो फिर बैकएंड से व्हाइट लिस्टिंग होकर आपका आधार जनरेट होगा। और अभी जो रिसेंटली मैंने नोटिस किया है कि जो एचओएफ का एड्रेस अपडेट का डिक्लेरेशन है, वो कोई ऑपरेटर नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट करता है अंडर द न्यू इनरोलमेंट और वो भेज देता है। जो एचओएफ का डिक्लेरेशन है, पता है ना आपको, एड्रेस अपडेट के लिए एचओएफ डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन जिसको आप बोलते हो, दैट इज ओनली फॉर एड्रेस अपडेट एंड दैट और डॉक्यूमेंट जो है वो बस एक पीओआर एक्ट करेगा। लेकिन जबकि वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आता है, हमारे पास न्यू एंड अपडेट का अलग अलग सा ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है, एक ही लिस्ट है। तो उसमें वो लिस्ट में आता है, लोग क्या करते हैं, उसी को डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, न्यू इनरोलमेंट में डाला, अपडेट भेज दिया। हमारे पास वो बस एक कैटेगरी आता है, फोटो और एक पीओआई। पीओआई में क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन। बहुत केसेस आ रहे हैं अभी, बहुत। अब मैं इसको क्या समझू, इंटेंशनल है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, या आप जानबूझ के कर रहे हो? तो ये एक कॉमन सिनेरियोज थे और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको शेयर किया है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। डेटा होल्ड हो जाता है क्या? डेटा होल्ड नहीं होता है, डेटा एमडीडी में होल्ड होता है। एमडीडी में टोटल 4 प्रोसेस है। आप सुनो, एमडीडी में टोटल 4 बैच के प्रोसेस चलते हैं, ठीक है। उस 4 बैच के प्रोसेस में 4 ऑटोमेटिक है और 4 मैनुअल है।